Hello everyone, this is Nasir Anwar, the founder of Mentors and the general manager of Enerpac, which is providing electrical testing, condition assessment, trainings and consultancy services to the critical industry of Pakistan. Today we have invited Mr. Yasrab Iqbal, who is instrumentation and control profession in Fatima Fertilizer Company. He is responsible of maintenance and overhauling of key sophisticated instrumentation and control system. Thank you very much, Yasrab Sahab, for being with us. Thank you, Nasir, and good afternoon, everyone. Thank you very much. Yes, sir, my first question is this. What are the basic qualifications required for the instrumentation and control engineers? Starting with this question, I think सबसे most important question ही यही है कि basic qualification क्या होनी चाहिए. देखें, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की अपनी, तो हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर डिग्री दे रही होती है. तो हम बेसिकली रिलाई कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर 3 तरह के इंजीनियर्स के ऊपर. फर्स्ट वन वही जो हमारी बेसिक डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एंड थर्ड वन अभी कुछ अरसे से ऐड हुआ है मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. तो ये 3 बेसिकली वो इंजीनियरिंग्स हैं जो हम लोग इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर इन लोगों को हम रिक्रूट करते हैं थ्रू डिफरेंट स्किल सेट उनके चेक कर रहे होते हैं और उसके बाद हम आ रहे होते हैं. तो ये 3 बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड में आने के लिए. ये सिर्फ बेसिक क्वालिफिकेशन है एज अ ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर आने के लिए. और इसके अलावा जो और सेट्स होंगे वो फिर हम आगे आपसे बात करेंगे इसके हवाले से. तो अगर देखा जाए कि अगर बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो जब प्रोफेशनल इंडस्ट्री के अंदर इंडक्ट होता है देन देयर इज सो मच हैसल टू गिव द नॉलेज टू दैट पर्सन. बिल्कुल एग्री करता हूं मैं. हाँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ. देखें, मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ, आई एम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एनआईटी यूनिवर्सिटी कराची और मेरी जो बेसिक डिग्री है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है. तो मैं अगर अपने आप को भी आपकी तरह और बाकी स्टूडेंट्स की तरह रखता हूँ या बाकी जो हमारे साथ प्रोफेशनल इस टाइम इंगेज्ड हैं, तो ऑल ओवर अगर आप 4 ईयर की डिग्री के अंदर अगर हम जाएं तो आप देखें तो आई थिंक 2 से 3 कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम थोड़ा सा टच पढ़ते हैं कि कहीं पे बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन की नाम से वो कोर्स होता है, कहीं इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से कोर्स होता है, कहीं किसी और के नाम से कोर्स होता है. और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं ना, उनका मेन फोकस अभी तक जो है ना इंडस्ट्रीज के लिए इंजीनियर तैयार करना नहीं है. मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. यस, ऑल्दो कंट्रोल का कुछ टच दिया जाता है डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, जिसमें कंट्रोल इंजीनियरिंग का कहीं कोर्स है, कहीं लीनियर कंट्रोल सिस्टम के नाम से वो कोर्स पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत आपको माइक्रो कंट्रोलर या पीएलसीज के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाता है. मगर वो भी आपके पास इतनी रिक्वायर्ड स्किल नहीं होती है कि आप एक इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद उस स्किल को यूज़ करते हुए आप फौरी एक्सेल कर सकें या बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हो. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताऊंगा अपने स्टूडेंट्स को या जो हमारे साथ प्रोफेशनल इंगेज्ड हैं कि जब इस प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कर लेते हैं या आप सिलेक्ट कर लेते हैं, पहली चीज़ तो ये होती है कि हम कंफ्यूज होते हैं एडमिशन लेने के बाद कि वटेवर हम मतलब टेलीकॉम ज्वाइन करें. अगर मैं बिल्कुल ओपनली बात करूं, आइदर हम टेलीकॉम ज्वाइन कर रहे होंगे, आइदर हम इंडस्ट्री में जा रहे होंगे, आइदर हम कहाँ जा रहे होंगे, हमें नहीं मालूम हो रहा होता. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिग्री होती है वो बेसिकली डिफरेंट स्किल सेट्स को कंबाइन करके एक डिग्री बना दी गई है. हमारे साथ बहुत सारे इंजीनियर्स थे जो हमारे क्लास फेलो थे, हमारे कोलीग थे. आफ्टर द ग्रेजुएशन उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस को ज्वाइन कर लिया. बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने टेलीकॉम कंपनीज को ज्वाइन कर लिया, और बहुत चंद लोग थे जो बेसिकली ये कह लें कि जिनको जॉब ही यहाँ मिली तो वो लोग यहाँ आ गए. मतलब मैं इसको यूं कहूँ तो कोई भी बहुत मुश्किल होता है कि आप बाय चॉइस टारगेट कर रहे हो फर्स्ट ईयर से या फर्स्ट सेमेस्टर से कि आपने कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर ही बनना है. तो उसके लिए फिर आपको जी सॉरी मैं काट कर रहा हूँ. तो इस सिचुएशन के अंदर जब एक लड़का या मतलब एक ग्रेजुएट जस्ट कम टू द इंडस्ट्री, so what are the job responsibilities and expectation of management from him in instrumentation and control sector? अच्छा, इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है बड़ा हेल्पफुल होगा. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं तो इंटरव्यू के अंदर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आप डिफाइन करें व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन, और मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम पूछते हैं तो बड़ा एक अजीब सा रिस्पॉन्स आता है. तो अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ना एक ऐसी फील्ड है
जो डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स पे बेस कर रही होती है। मतलब इसके अंदर मुख्तलिफ हम टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये वो टेक्निक है या ये वो फील्ड है जिसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को हम यूज करते हुए किसी चीज को हम मेजर कर रहे होते हैं, किसी चीज को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, किसी चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैं डिफरेंट टेक्निक्स की बात करूं, कहीं हम प्रेशर को इंक्रीज करके हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं, कहीं अगर हम टेम्परेचर की अंदर वेरिएशन लेके आते हैं तो उससे हम फ्लो को मेजर कर रहे होते हैं। तो हम टेक्निक कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो ये एक बेसिकली सेट ऑफ स्किल्स है जिसके जो आपको डेवलप करना होता है अपनी उसी बेसिक नॉलेज के जरिए से। और जहां तक बात आपकी स्किल सेट है, स्किल सेट बेसिकली उससे अगर हम बात करें तो हम ये इसके ऊपर हम यस सर, मैं स्टॉप करना चाहूँ। असल में जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी हैं क्या? हाँ, आप अगर पर्टिकुलर इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसमें बड़ा आपको क्लियर उसमें कर सकता हूँ। बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर या कंट्रोल इंजीनियर जब इंडस्ट्री के अंदर आता है ना, तो उसकी अगर हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है, और जिस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है, हम ये बात करते हैं कि उसने प्रोसेस की एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करना है। ये जो मेजर उसकी जेडी होती है, हमें जो जेडी दी जाती है, हमने ये काम करने होते हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्ट जो भी डेवलप हो रही होती है या बन रही होती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लेके आना है। मैं बात करूंगा उस बात के ऊपर जिसके हम पर्टिकुलर बात कर रहे होंगे कि यार ये चीजें हम फेस कर रहे होते हैं या इन चीजों को हम ठीक कर रहे होते हैं। उससे पहले मैं उस जेडी की बात करूंगा ताकि हमारे लोगों को ना पीछे एक पता हो कि हमारा काम असल में क्या होता है। देखिए, काम करना नहीं होता कि आपने गए और एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर आपने खोला, उसको कैलिब्रेट किया और दोबारा कर दिया, मगर हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बेसिक नो हाउ होना बहुत लाजमी है। यस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर लेट सपोज एक प्रोसेस प्लांट है, उसके अंदर एक वेसल है। अगर एक वेसल का प्रेशर इंक्रीज होता है एक सर्टेन प्रेशर लिमिट से ऊपर, तो क्या होगा? ऑब्वियसली हमारे ज़हन में पहले ही आएगा यार कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जब एक्सीडेंट होगा तो एक बीइंग कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, हमारी ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ऐड होता है कि हम उस पर्सनल और उस प्लांट की भी सेफ्टी का ख्याल रख रहे होते हैं। ये मैं आपको स्किल इस वजह से बता रहा हूँ कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड इस तरफ आए कि बेसिकली हम जाके कर क्या रहे होते हैं या हमें क्या क्या चीजें या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकती हैं। फिर ये हम बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की या कंट्रोल इंजीनियर की, हम जो डेटा बेसिकली जो डेटा एक किसी सेंसर से उठा के अपने उस कंट्रोल ऑपरेटर को सेंड कर रहे होते हैं जो बेसिकली उस प्लांट को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर वो डेटा ही रिलायबल नहीं होगा तो प्लांट को वो कंट्रोल नहीं कर सकता या प्लांट के ऑपरेशन को वो ठीक तरह से चला नहीं सकता है। तो हमारी एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि हम जो भी डेटा वहां से पिक करें उसको इतना रिलायबल बनाएं कि वो अपने एंड यूजर तक या उस कंट्रोल ऑपरेटर तक जाके वो वही एक्चुअल रीडिंग दे रहा हो। लेट्स से अगर फील्ड की रीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस है और आप कंट्रोल ऑपरेटर को दे रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये रॉन्ग डेटा है। तो ये भी हम जाके हमारी जेडी के अंदर ऐड किया जाता है कि आपने ये भी काम करना होता है। फिर हमने ऐसा होता है कि डिफरेंट किस्म की हमारे पास सर्विसेज होती हैं, उनको हमने करना होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं तो हमारा मेन बिजनेस यूरिया की प्रोडक्शन है। अगर यूरिया की प्रोडक्शन हम बहुत अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमने यूरिया की जो भी हमारे पास केमिस्ट्री है या केमिकल जो उसके जो भी लिमिट्स हैं उसके अंदर रख के यूरिया को प्रोड्यूस कर लेते हैं, मगर हमारे अंदर अगर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम यूरिया को अपनी इस कंपनी से बाहर सेल आउट कर सकते हो। मतलब सेल आउट करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए होती है, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसकी पैकिंग क्या होगी, वो पैक कैसे तरीके से किया जा रहा है, उसकी हैंडलिंग कैसे हो रही है। अब वो पैक होता है, अगर हम एक फार्मर को या एक कस्टमर को लिख के दे रहे हैं कि इसके अंदर 50 kg का वेट है, तो क्या वो 50 kg का ही वेट है? ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ऐड हो रहा होता है कि आपने इस चीज को भी, जो एंड प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी को भी आपने इंश्योर करना होता है। फिर वही होता है कि टाइमली, और जो एक बात की जाती है एक एफिशिएंट, आपने ऐसा कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना है अपने प्रोसेस कंट्रोलर्स जो हमारे ऑपरेटर हैं कि वो टाइमली एक्शन ले सकें, और अगर कोई ऐसा स्टेप हो रहा है जिससे प्लांट का प्रोडक्शन लॉस होने का खतरा है तो इमीडिएट स्टेप भी ले सकते हो। तो ये मैंने सिर्फ 5 से 6 वो स्किल या वो जेडीज बताई हैं
जो एक अच्छी इंडस्ट्री में ऑन रिटन पेपर जो है ना आपको दी जाती हैं और आपको बताया जाता है कि ये आपका एक रिक्वायर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन है जो हम आपसे डिमांड कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका कैरियर जो है इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ना शुरू करता है, तो उसी तरीके से फिर आपकी ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स सपोज आप जीटी हैं तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें से कुछ और होगी, आप उससे ऊपर जाएंगे वो कुछ और होगी, सेक्शन हेड बनेंगे, यूनिट मैनेजर बनेंगे, तो ये इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। मगर ये मैंने अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें से मैंने ये स्किल सेट निकाला है कि ये बेसिकली हमारे पास 6 से 7 रिक्वायर्ड स्किल हैं जो एक इंडस्ट्री के अंदर एक कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर को बेसिकली दी जाती हैं। दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये सर सब देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर गिविंग द डिफरेंट सॉल्यूशंस रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी बहुत सारी आ रही हैं, तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनीज कौन सी हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कौन सी आ रही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो इंजीनियर्स ने अपने स्किल सेट्स को रीएडजस्ट करना है, व्हाट आर दो स्किल सेट जिसकी वजह से वो कैरियर के इन लाइन। जी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये मेजर चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है। देखें इस टाइम पे अगर आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करें तो ये नहीं कि हम लोग उस फील्ड से हैं तो हम लोग उसकी प्राइड ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यार हमारी वजह से ही पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ गई है। अगर आप पूरी इसको स्टडी करें तो आपको अंदाजा होगा कि फ्रॉम लास्ट 1 डेकेड, मेरे ख्याल में इसको डेकेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाएगा, कि जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चेंज आ रहा है कि अगर हम बात करें 2007 या 8 की हम बात करते हैं तो हमारे पास बड़ी हम मतलब अगर बात करें तो नोकिया के एक हैंडसेट होते थे या सैमसंग के एक हैंडसेट होते थे, और उसके बाद आपने देखा कि आई थिंक फर्स्ट मोबाइल फोन वाज आई थिंक क्यू मोबाइल जो एक आया था टच जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, जहां तक मुझे याद पड़ता है। उसके बाद एक आपने देखा होगा रेवोल्यूशन आ गई है पूरी दुनिया के अंदर। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताना चाह रहा हूँ, वही जो रेवोल्यूशन है ना यहाँ पे भी आ गई है। ओके वही रेवोल्यूशन हमें यहाँ पे हम आ चुके हैं, हम उसको भी देख रहे हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपकी जो टेक्निक्स है मेजरिंग की, वो काफी ज्यादा मतलब फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है ना चेंज होती चली जा रही है, और उसके अंदर हर कंपनी अपने आप को जो है ना एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है और कहती है कि हमने ये चैलेंज लेना है और आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव और इससे ज्यादा बेहतर जो है ना वो सोल्यूशन हमने प्रोवाइड करना है। अच्छा इसके साथ साथ में एक चीज मैं और ऐड करना यहाँ चाहूंगा आपके क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के अंदर बेसिकली वो कंफ्यूज भी इस बात पे हो रहे होते हैं कि एक तो मैंने आपको वो जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जो एक आपको दी जाती है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्री में आते हैं तो ये एक ऑब्वियस चीज है कि तमाम के तमाम वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर नहीं होते हैं। तो मतलब वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होते हैं, वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर भी होते हैं, वहाँ केमिकल इंजीनियर भी होते हैं, वहाँ आपके फाइनेंस के लोगों के साथ भी करना पड़ता है। तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने पहले आपको बताई है, ये एक वो है जो आपको बताई जाती है। मगर हमारे इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स को जो अपनी स्किल सेट डेवलप करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ना, उनको भी मैं यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। प्लीज प्लीज प्लीज। वो उसके अंदर देखें, अगर हम कर रहे होते हैं तो हम उसमें टेम्परेचर मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर प्रेशर मेजरमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम कहीं पे लेवल मेजर कर रहे होंगे, कहीं पे फ्लो मेजर कर रहे होंगे, कहीं हम एनालाइजर से बात कर रहे होंगे। मतलब इसमें एनालाइजर डिफरेंट किस्म के एनालाइजर हैं जो हमारे सॉलिड्स के भी हैं, हमारे लिक्विड के भी हैं, हमारे गैसेस के ऊपर भी है। कहीं हमारे जो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हमारे जो है ना वाइब्रेशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ लोग हमारे जो है ना पीएलसीज पे काम कर रहे होंगे, कुछ लोग हमारे डीसीएस पे काम कर रहे होंगे। अब ये वो 8-9 आइटम्स हैं जो हमें इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद